नमस्कार विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे अध्याय 14 जैव प्रौद्योगिकी, जिसका एक पहला भाग हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज का जो वीडियो शुरू कर रहे हैं हम, वो अपना टॉपिक है जैव संवेदक भी हो गया था। ये आज का अपना टॉपिक है बायोचिप्स या जैविक चिप्स। तो बायोचिप्स या जैविक चिप्स क्या है? ये डीएनए चिप है। बायोचिप या जैविक चिप्स क्या है? डीएनए चिप या डीएनए सूक्ष्मजीव है, वो भी इसके नाम से भी जाने जाती है। ये परिभाषा क्या है इनकी? जैविक चिप्स या डीएनए चिप्स या डीएनए सूक्ष्मजीव, ये तीन नाम है इसके। ये किसे कहेंगे? जैविक चिप। जैविक चिप क्या है? एक सूक्ष्म डीएनए अणुओं का संग्रह है, और वो सूक्ष्म डीएनए अणुओं का संग्रह किस पर स्थित है? कोई ठोस सतह पर जुड़ा हुआ है। तो इसकी परिभाषा हो गई बायोचिप्स या जैविक चिप्स, सूक्ष्म डीएनए अणुओं का संग्रह जो किस पर जुड़ा हो? ठोस सतह से जुड़ा हो, तो उसको कहेंगे हम जैविक चिप्स, बायोचिप्स, डीएनए चिप या डीएनए सूक्ष्मजीव है, ये नाम इसके। अब इसका उपयोग क्या है? इस तकनीक का उपयोग वैज्ञानिक किस कार्य के लिए करते हैं? एक ही समय में एक साथ अनेक जीनों की अभिव्यक्ति के जो स्तर हैं उनके मापन के लिए। जैसे पहले हमने पढ़ा मेंडल के नियमों में, एक जीन है, एक लक्षण की वंशागति है। तो जब एक से ज़्यादा एक साथ अनेक जीनों का यदि अध्ययन करना हो, उनके अभिव्यक्ति का अध्ययन करना हो, तो ये बायो चिप्स या जैविक चिप्स हैं, वो उपयोगी है। और क्या उपयोग है इनके? बायो चिप है, उसको कंप्यूटर की जो सिलिकॉन चिप है, कंप्यूटर में चिप आती है, उसको सिलिकॉन चिप बोलते हैं, उसके स्थान पर भी उपयोग में ले सकते हैं। फिर वैज्ञानिक का नाम है कि इसका विकास किसने किया? स्टीफन पी ए फोडोर 1991 में। बायोचिप में प्रयुक्त ठोस आधार, जैसा कि हमने ऊपर बताया, देखो परिभाषा वापस से हम देखें। डीएनए अणुओं का संग्रह जो किस पर है? ठोस सतह पर। डीएनए अणुओं का जो संग्रह है वो किस पर है? ठोस सतह पर। तो उस ठोस सतह की हम बात कर रहे हैं। बायोचिप में प्रयुक्त ठोस जो सतह या ठोस आधार है वो किसको लेंगे? वो सिलिको संयुग्मित क्वार्ट्ज हैं, या सोडा गिलास है, या प्लास्टिक है, उनको ठोस आधार के रूप में लेते हैं। अब इसमें से किस पदार्थ का हम चयन करेंगे? तो वो निर्भर करता है रासायनिक संरचना और उसके भौतिक गुणों के आधार पर। और हम ये देखेंगे कि प्रयोग कौन सा है, उस प्रयोग की आवश्यकताएं क्या हैं, उसके अनुसार ठोस आधार है उसका चयन करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जीन चिप। जैसे बायोचिप है उसी तरह से जीन चिप। तो जीन चिप क्या है? सूक्ष्म आकार की ये चिप है जिस पर क्या उपस्थित है? डीएनए प्रोब के बिंदु। डीएनए प्रोब के बिंदु हैं, उनका कार्य क्या है? डीएनए है वो आपने पढ़ा द्विरज्जु की संरचना है, तो डीएनए का एक रज्जुक है, उसको ये जीन चिप है वो बनाएंगी। तो सूक्ष्म आकार की चिप है जिस पर डीएनए प्रोब के बिंदु है, मतलब डीएनए का जो रज्जुक है वो शुरू करने के बिंदु हैं, और वो शुरू करेंगी तो उससे किसका निर्माण होगा? डीएनए के एक रज्जुक का निर्माण होगा। अब डीएनए प्रोब है जहाँ से एक रज्जुक है उसकी शुरुआत होगी, तो डीएनए प्रोब परीक्षण के लिए प्रयुक्त नमूना है उसकी भी पहचान करते हैं, तो ये भी साथ में इनका कार्य है। नेक्स्ट इसी टॉपिक में एक परिभाषा है जो सूक्ष्म व्यू है। ऊपर बताया हमने इसको डीएनए व्यू है, और अभी जो आया था ऊपर डीएनए सूक्ष्म व्यू है। तो ये दो प्रकार के हैं, एक तो डीएनए
और दूसरा प्रोटीन सूक्ष्मजीव। तो ये पहला है, उसके बारे में हम बात करें। डीएनए सूक्ष्मजीव क्या है? एक डाक टिकट है, उससे भी छोटे आकार की एक संरचना है जिसमें कांच के अविस्तर, अविस्तर किसको बोल रहे हैं? ठोस सतह, जो पीछे हमने बताई ठोस सतह, वो किसकी ली? कांच की, उसको आधार लिया। तो उस पर लगभग 4 लाख छोटे छोटे कोष्ठ या सेल, छोटी छोटी संरचनाएं जिनको कोष्ठ या सेल कहा। डाक टिकट से भी छोटे आकार का, जिस पर 4 लाख छोटे छोटे कोष्ठ सेल छपे रहते हैं। अब ये कोष्ठ या जो सेल हैं उनमें क्या उपस्थित है? डीएनए का एक सूक्ष्म बिंदु उनमें पाया जाता है। और डीएनए का जो सूक्ष्म बिंदु है, तो प्रत्येक सूक्ष्म बिंदु है उसमें क्या है? विभिन्न जीन हैं, उनका एक रज्जुक डीएनए अनुक्रम में पाया जाता है। तो ये तो बात हुई किसकी? डीएनए सूक्ष्म व्यूह के बारे में। दूसरा जो सूक्ष्म व्यूह का टाइप है वो है प्रोटीन सूक्ष्म व्यूह है। तो ये संलग्न आबंधन आमापन पर आधारित तकनीक है जो किसी विलयन में उपस्थित लक्ष्य अणुओं व स्थिर अणुओं के साथ जो उत्पाद बनते हैं उन पर निर्भर करती है। तो 3 बातों पर निर्भर कर रही है प्रोटीन सूक्ष्मजीव संरचना: लक्ष्य अणु, स्थिर अणु और उत्पाद। अब इस तकनीक का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन या प्रोटीन प्रोटीन या संलग्नग्राही या औषध प्रोटीन लक्ष्य या एंजाइम अविस्तर अन्योन्य क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन करने में किया जाता है। प्रोटीन सूक्ष्मजीव का एक उदाहरण बताया विशेष प्रतिरक्षी सूक्ष्मजीव है, एंटीबॉडी माइक्रो एरे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बायोफिल्म। बायोफिल्म किसे कहेंगे? सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं का समुच्चय, सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं का समुच्चय। और ये किससे जुड़ा होता है? किसी आधार से, दृढ़ता से जुड़ा होता है। तो इस सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं के समुच्चय को क्या कहेंगे? बायोफिल्म कहेंगे। अब जो बायोफिल्म है उसमें एक तो हमने क्या बताया, सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं व बाह्य कोशिक बहुलक पदार्थ जिसको हम आधार कह रहे हैं, ठीक है, उनसे ये बना होता है या बनी होती है बायोफिल्म। तो इसमें जो बाह्य कोशिक बहुलक पदार्थ है उसका शॉर्ट फॉर्म है EPS, एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमर सब्सटेंस, एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमर सब्सटेंस। तो ये बाह्य कोशिक बहुलक पदार्थ और सूक्ष्म जैविक कोशिकाएं, इन दोनों का समूह होता है कौन? बायोफिल्म। अब इसका जो निर्माण है वो प्राकृतिक रूप से भी होता है, और यदि वातावरण रूपांतरित कर दिया जाए इनके अनुकूल तब भी इसका निर्माण देखा जा सकता है। उपयोग कहाँ है बायोफिल्म्स का? इनके उपयोग से क्या करते हैं? अपशिष्ट जल है उसका उपचार करते हैं, या फिर जो जल की गुणवत्ता है उसमें कोई अचानक से परिवर्तन आ गया तो उसके निरीक्षण में भी ये बायोफिल्म है वो सहायक है। तो ये कुछ तकनीक थी जैव प्रौद्योगिकी की। अब हम बात करें भारत में जैव प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ। तो इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि शुरुआत कैसे हुई और फिर उसको बदल करके उस संगठन को क्या नाम दिया गया। तो सबसे पहले भारत सरकार ने 1982 में एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी बोर्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NBTB, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बायो टेक्नोलॉजी बोर्ड, नेशनल बायो टेक्नोलॉजी बोर्ड। तो ये सबसे पहला कदम था भारत में जैव प्रौद्योगिकी का, जिसमें एक बोर्ड बनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी बोर्ड, उसकी स्थापना। तो पहले तो ये जो विज्ञान का मंत्रालय होता है उसके नीचे आता था। बाद में 1986 में
एक स्वतंत्र जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, वो बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये दो मुख्य बातें हैं जो पूछी जा सकती हैं, बाकी केवल सामान्य जानकारी के लिए है, तो उनको आपको होमवर्क के रूप में नहीं करना है। कौन सी बातें? जैसे भारत में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्थापित विशेष केंद्र कौन कौन से हैं, तो उनके केवल नाम आपको ध्यान में रखने, प्रश्न बनने की इनमें कोई संभावना न के बराबर है और न ही इनका होमवर्क करना है। तो पहला इसमें हो गया भारतीय विज्ञान संस्थान, दूसरा मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, तीसरा बोस संस्थान कोलकाता में, चौथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में। ऐसे ही पूना विश्वविद्यालय है पूना में, जंतु कोशिकाओं के संवर्धन और विषाणु विज्ञान का अध्ययन करने के लिए। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला है पुणे में, भारतीय कृषि अनुसंधान है नई दिल्ली में, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र है हैदराबाद में, राष्ट्रीय रोग क्षमता विकास संस्थान है नई दिल्ली में। ऐसे ही सूक्ष्म जैव प्रौद्योगिकी संस्थान भी बनाए गए। तो ये कोई एक स्थान विशेष पर नहीं है, ये कहाँ पर है? जो एंजाइम अभियांत्रिकी है उस जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें इनकी स्थापना की गई, जिनको क्या नाम दिया गया? सूक्ष्म जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। तो एक बार पुनः देख लें, आज के जो वीडियो के बारे में हमने बात की, तो उसमें आपको होमवर्क यहाँ तक करना है, ठीक है। उसके बाद में जो नीचे आप देख रहे हैं वो केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए बताया गया है। जैसे भारत में जैव प्रौद्योगिकी के कौन कौन से विशेष केंद्र हैं, तो ये सब 10 केंद्र बताए हमने। 11वां सूक्ष्म जैव प्रौद्योगिकी संस्थान जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में होता है। एक ऐसा ही टॉपिक और है जिसका आपको होमवर्क नहीं करना है, पर यहाँ पर मैंने उसको डाला है सामान्य जानकारी के लिए। टॉपिक का नाम है कि जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख ऐतिहासिक तिथियाँ, उसकी हिस्ट्री या इतिहास क्या है। तो सबसे पहले हम 6000 ईसा पूर्व की बात करें, जो अपना ईस्वी सन चल रहा है उससे भी 6000 ईसा पूर्व से पहले की भी हम बात करें, तब शराब व बियर बनाने में किसका प्रयोग होता था? यीस्ट का प्रयोग होता था। तो ये वहाँ से शुरुआत है। पहले भी आपको ध्यान होगा हमने बात की परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी, तो ये परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे चलें, 4000 ईसा पूर्व से पहले वो किण्वित डबल रोटी व फलों के रस से किण्वन किया गया और अल्कोहलिक पेय पदार्थ प्राप्त किए गए। फिर हम बात करें 2000 ईसा पूर्व से पहले, तो जो ग्रीस जो देश है उसमें पनीर का उत्पादन किया गया। 1150 ईस्वी है, उसकी हम बात करें तो इथेनॉल का उत्पादन शुरू हो गया था। 1663 से 1675 ईस्वी सन की हम बात करें तो कोशिका है, मृत कोशिका, उसकी जो खोज है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। वह ल्यूवेन हॉक जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा प्रोटोजोआ व जीवाणु कोशिका है जीवित, उसकी खोज की गई। कब? 1663 से 1675 के बीच में। फिर हम बात करें 1799 से 1802 के बीच में बायोलॉजी शब्द का प्रथम बार बुर्डेच नामक वैज्ञानिक, ट्रेविरेनस और जीन लामार्क, इनके द्वारा स्वतंत्र रूप से इसका प्रतिपादन किया गया। 1885 की बात करें तो एसेरिकिया कोली जीवाणु की खोज थियोडोर एसेरिच द्वारा की गई। 88 में फिर वाल्डेयर ने वाल्टेयर भी बोलते हैं, वाल्डेयर भी बोलते हैं,
उसके द्वारा गुणसूत्रों की खोज की गई। एडवर्ड बुकनर ने कोशिका रहित किण्वन की खोज की। तो ये सब सामान्य सी बातें हैं, वो आप इसमें देख लेना। ठीक है, तो ये हरगोविंद खुराना का है, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रथम बार संपूर्ण जीन का संश्लेषण। उसके बाद हम आगे चलें तो ये आ गया 1973, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। फिर 75 की हम बात करें, 81 में प्रथम जीन संश्लेषण करने वाली मशीन का विकास हुआ। 82 1900 की बात कर रहे हैं, 1982, इसमें कोई विशेष नहीं है। 1983 वाला विशेष बिंदु है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पीसीआर, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है इसका, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसकी खोज कैरी मुलिस नामक द्वारा की गई और उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1983 में प्रथम कृत्रिम गुणसूत्र का संश्लेषण भी किया गया। 1985 से 90 मानव जीनोम परियोजना है, उसका शुभारंभ किया गया है। यान विल्मुट है, उन्होंने भेड़ का क्लोन डोली का विकास किया 1997 में। 2000 में मानव भ्रूण का क्लोनन है, वो भी कुछ हद तक किया गया। 2001 में चावल का प्रथम जीनोम, उसको दर्शाया गया। 2010 में हरगोविंद खुराना का सर्गवास मानव भ्रूण से प्राप्त स्टेम कोशिकाओं का स्पाइनल कॉर्ड की चोट में प्रथम चिकित्सीय परीक्षण किया गया। तो ये सब सामान्य इतिहास की बातें हैं जिनमें प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना नहीं है, पर फिर भी आप सामान्य जानकारी के लिए इनको थोड़ा देख लें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।